गाजियाबाद का लौनी इलाका शुक्रवार को गोलियों की गूंज से नहीं बल्कि एक यूट्यूबर की चीखों से दहल उठा। सलीम अहमद, जिन्हें दुनिया सलीम वास्तिक 007 के नाम से जानती है, उन पर दिन दहाड़े उनके ऑफिस में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर नकाबपोश थे, इरादे खूंखार थे और मकसद था उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना जो मदरसों की शिक्षा और इस्लाम की कुरीतियों पर सवाल उठा रही थी। एक दो नहीं बल्कि 14 बार चाकू से वार किए गए, गर्दन रेतने की कोशिश हुई। सलीम आज दिल्ली के GTB अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने की सजा अब सरेआम मौत होगी? 3 हफ्ते पहले ही सलीम ने वीडियो में कहा था कि गुंडागर्दी से चुप नहीं होऊंगा और आज वो अस्पताल में है और पुलिस की फाइलों में AIM नेता समेत 7 नामजद आरोपी हैं। सियासत गरमाई हुई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश इसको लेकर साफ है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब होगा। 2 टूक में इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं आज के बयान। व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी कट्टर विचारधारा का व्यक्ति किसी को भी अपनी बात कहने से रोक नहीं सकता। और ये जो हमला हुआ है बहुत ही क्रूरता के साथ हुआ है और इसकी हम निंदा भी करते हैं और सरकार, मुझे लगता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। उनके स्वास्थ्य का लाभ की भी हम लोग चिंता कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो भी दोषी है इसमें पकड़े जाएंगे और उन पर कठोर कार्रवाई होगी। रमजान महीने में कट्टरपंथियों पे लगातार कड़ा प्रहार करने वाले सलीम वास्तिक पे हुए हमले की समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक अब सुरक्षित नहीं रहा। ये स्थिति देख करके एमनेस्टी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी भारत की स्थिति को लेकर के चिंता कई बार व्यक्त की है, जिनमें उत्तर प्रदेश एक प्रमुख राज्य है। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति और उसकी धुरी का केंद्र हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है क्योंकि सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करती है। संविधान मुताबिक कानून का पालन नहीं होता है, तो इसीलिए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कानून का डर नहीं है क्योंकि प्रदेश में कानून का शासन नहीं है। पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है। सरकार जिसको चाहती है पुलिस के इशारे पर डराती है, धमकाती है, मुकदमे लिखती है और जिसको चाहती है उसको संरक्षण देती है। गाजियाबाद में जो दुखद घटना हुई है सलीम वास्तिक जी के साथ, उसमें जो दोषी हैं उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आज की बहस क्यों? यूट्यूबर सलीम पर वार, कट्टरपंथ की धार। वहीं आज 2 टूक में दूसरा तीखा सवाल। सलीम ने खोली पोल, कट्टरपंथियों ने ली दुश्मनी मोल। साजिश में AIM का नाम, मजहब के नाम पर कत्लेआम। अपराधियों की खुलेगी किताब, CM योगी करेंगे पूरा हिसाब। वहीं 5वां बड़ा सवाल, धर्म की कुरीतियों पर चोट, हत्या से मिलेगा मजहबी वोट। तो देखिए, आज ये कुछ मुख्य सवाल हैं जो हमारी चर्चा में केंद्रित रहेंगे और सवाल कुछ और भी तीखे होंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। BJP नेता दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं हिंदू धर्माचारी यति चेतनानंद जी हमारे साथ जुड़ी हैं। राकेश अहीर जी SP प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। सबसे पहले तो दिनेश सिंह जी, मैं आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। जिस तरह से ये हमला हुआ है, जीरो टॉलरेंस की बात बार बार प्रदेश में कही जाती है, क्या ये जीरो टॉलरेंस है? खुलेआम किसी के ऊपर हमला कर दिया जाता है? निश्चित तौर पर सगुन जी, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कभी इस तरह की घटनाएं आप ये नहीं कह सकती हैं कि अगर जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में लागू है और यहां आतंक की कोई जगह नहीं है, तो आप कहीं नहीं कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान या दुनिया में कि कहीं कोई घटना नहीं हो सकती है। लेकिन यह घटना जो हुई है बीभत्स घटना हुई है और तुरंत इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है जो भी इस तरह का कृत्य करने में के लोग उसमें संलिप्त हैं, उत्तर प्रदेश में अब आतंक की कोई जगह नहीं है। इसको ये लोग भी जानते हैं और इसमें से कोई बख्शा नहीं जाएगा। घटना हो जाना, लेकिन घटना को संरक्षित करने का काम ये सरकार नहीं करती है। ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं
कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किस तरह से। फिर दिनेश सिंह जी, ऐसी मानसिकता के लोगों को फ्यूल अप कौन करता है? दिनेश जी, ऐसी मानसिकता के लोगों को फ्यूल अप कौन करता है? कौन इनको बढ़ावा देता है? सवाल ये भी है ना कि आप लोगों का स्टैंड क्लियर है, जीरो टॉलरेंस की नीति, आप लोग ऐसी चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कौन इनको सपोर्ट करता है? निश्चित तौर पर देखिए क्या है कि सलीम जी जो है वो जो है यूट्यूबर थे, वो अपनी बात रखते थे। हो सकता है उस धर्म की कुरीतियों के बारे में जो उनको समझ में नहीं आती थी उस बात को समाज के सामने लाते थे। हो सकता है आपका विचार से आप मेल ना खाते हो, इत्तेफाक ना रखते हो। अगर आपको चीजें पसंद नहीं थी तो एक उचित फोरम है, आपको उनकी शिकायत करनी चाहिए थी, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, आपको उसमें आपको एप्लीकेशन देना चाहिए था। लेकिन आप सीधे न्याय करने लगेंगे। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमको एक व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अब जब कोई व्यक्ति अपने बारे में उसके बारे में विचार रख रहा है तो आपको इतनी दिक्कत होती है। और उत्तर प्रदेश में आप रह के इस तरह का कृत्य करेंगे कि आप किसी का गला घोटने का काम करेंगे, एक नहीं 14 वार आप करेंगे। आप तो उनको मृत्यु समझ के छोड़ के गए थे। और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इसे माफ नहीं करेगा। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपने विचार प्रकट करने का, अपने विचार साझा करने का अधिकार सबको है, संविधान ने अधिकार सबको दिया है। अगर मैं अपने विचार रख रही हूं तो मेरे विचार से अगर आप मेल नहीं खाते हैं तो इस तरह का कृत्य कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ना केवल उत्तर प्रदेश में। और हमारे दर्शकों को यह भी मैं बता दूं कि सलीम मात्र एक यूट्यूबर नहीं थे बल्कि वो एक्स मुस्लिम थे। उन्होंने अपना मजहब छोड़ा, उसके बाद वो इस्लाम धर्म मदरसों की शिक्षा, उसके अलावा मुस्लिम समाज की जो आर्थिक स्थिति है, जो नीतियां हैं, कुछ तरह की कुरीतियां हैं, उसको लेकर भी सवाल उठाते हुए हमेशा से नजर आए। फाजिल अहमद जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ, अब जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये सही है कि कोई अपने विचार इस तरह से रख रहा है, किसी मजहब को लेकर कह रहा है कि भैया इसमें ये कुरीतियां हैं, ये ठीक होनी चाहिए थी, तो इस तरह से उनके ऊपर अटैक किया जाएगा? देखिए, इस भाजपा की सरकार में उनके ही समर्थक सुरक्षित नहीं है। एक्स मुस्लिम बीजेपी की ही बात करते हैं, वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। सरकार का कोई खौफ ही नहीं है। कोई किसी की भी हत्या कर दे रहा है, किसी की दुकान लूट ले रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश का तो यही हाल चल रहा है। उधर आधे उत्तर प्रदेश में मैं गाजीपुर, बलिया, मऊ और बनारस गैंगवार चल रही है, हत्याएं पे हत्याएं होती जा रही हैं। लूट, डकैती, तमाम अपराध का इतना बढ़ चुका है, पर थाने में अपराध पंजीकृत नहीं हो रहा है। तो जब सरकार का खौफ खत्म हो जाएगा और सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा तो इसी तरह की घटनाएं होंगी। और अपराधियों का जो है कोई धर्म नहीं होता। उनको कहाँ, सरकार के जहां पे लूप होल्स होते हैं वो उसी का फायदा उठा लेते हैं। किसी तरह से भी घटना को रोकना ही सरकार का काम है। अच्छा, मैं लूप होल्स का आपने यहाँ पर जिक्र किया, मैं उसको लेकर भी आपसे सवाल करूंगी, ठीक है? मैं बीजेपी प्रवक्ता से उनका जवाब भी लूंगी, नेताजी से। सबसे पहले आपने उनको बीजेपी सपोर्टर का, क्या मैं जान सकती हूँ आपने बीजेपी सपोर्टर क्यों कहा? भाई, एक्स मुस्लिम आते हैं, वो लोग डिबेट में आते हैं हम लोग के साथ टीवी पर, आज चैनल्स पर तमाम, एक दो थोड़े ही हैं, सैकड़ों की संख्या में एक्स मुस्लिम है। और एक्स मुस्लिम क्या है, जैसे मान लीजिए आप आज न्यूज नेशन में काम कर रही हैं, तो आप चले गए आज तक में, तो आप वहां जाके कहेंगे कि आप एक्स न्यूज नेशन एंकर हैं, क्या आप आज तक की एंकर बोलेंगे अपने? ये जो इससे लेकर के ये सब चीजें जब होती है समाज में, तो निश्चित रूप से भले ही घटना कोई हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो इस तरह घटनाएं होती हैं, व्यापारिक षड्यंत्र, बहुत सारी चीजें होती हैं। पिछला जीवन क्या है उनका, किस तरह का लोगों से लेन देन है, क्या है, वो सब होता है। हम लोग चूंकि बीजेपी समर्थक इसलिए कहते हैं कि बीजेपी चूंकि मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के लोगों को प्लांट करती है। एक्स मुस्लिम क्या होता है भाई? आप जब थे तब थे। नहीं, सिर्फ बीजेपी करती है, सिर्फ बीजेपी करती है, क्योंकि साजिश में तो एआईएमआईएम नेता का भी नाम सामने आया है। नहीं, अब पुलिस है, बीजेपी की पुलिस है, तो किसी को भी पकड़ सकती है। अभी मुक्तेश्वर आनंद का मामला देखा आपने क्या हुआ इलाहाबाद में? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस पूरे मामले में एक लोकल एआईएमआईएम लीडर का भी नाम सामने आया, अजगर नाम कहा जा रहा है, उनका भी तो नाम सामने आया। आनंद का भी नाम तो आया था ना, कैसे हाई कोर्ट ने उनको रोक लगा दी? तो नाम लाना तो सरकार का काम है। सरकार अपने विरोधियों को फंसाती है, कोई नई बात है, सब जगह होता है ऐसा। हम लोग तो राजनीति का अनुभव रखते हैं। इसी तरह के आपको भी पता होगा, आप एंकरिंग कर रही हैं काफी दिन से, लंबे समय से हैं, तो आपको भी पता है कि पुलिस क्या करती है। जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर काम करती है, और मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार तो दुनिया जानती है।
कि नहीं सर, आपने जैसा कहा मैं लंबे समय से कर रही हूँ, तो मैंने लंबे समय से ये भी देखा है कितने मुस्लिम लोग, कितने मुस्लिम भाई बहन हमारे सपोर्ट भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं सरकार पे, सरकार जहां पर गलत होती है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी राकेश, नहीं मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी मैं वापस। राकेश अहीर जी, अगर सवाल उठाते हैं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत सवाल उठाते हैं, किसी सरकार से नहीं सवाल। हमको ये अधिकार संविधान ने दिया है कि हम सवाल तो करेंगे। सर सवाल यही है ना कि अधिकार संविधान ने दिया है, तो कोई अपने विचार ऐसे रखेगा तो क्या उसके ऊपर हमला किया जाएगा? सबसे पहले सवाल इसलिए मैंने बीजेपी नेता से किया कि क्या ये जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्या ये जीरो टॉलरेंस की नीति है, सबसे पहले मैंने इसीलिए सवाल किया। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इस तरह की बात कही जाएगी तो इसमें हर मुद्दे पर राजनीति क्यों होती है? राकेश अहीर जी, सरकारें क्यों होती हैं? जी, सरकार इसीलिए होती है ना, सुरक्षा देने के लिए तो सरकार होती है ना। ठीक है, राकेश अहीर जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए सगुन जी, ये सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मगर जीरो टॉलरेंस की बात में कोई दम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा है कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं, और किसी एक जिले में नहीं हो रही, पूरे प्रदेश में हो रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। एनसीआरबी का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसमें हाहाकार मचा हुआ है। महिला सुरक्षित नहीं है। 60,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है। ये सरकार की मंशा है। सरकार इस तरीके का नरेशन सेट किया है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हत्या हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाए तो लगातार अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दम घुट रहा है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। कोई अगर आप सवाल कर दे, कोई सवाल पूछ ले, तो उसके साथ दुर्व्यवहार होना उत्तर प्रदेश में निश्चित है। और इसके हजारों एग्जाम्पल, कोई ऐसी नहीं है। और ये जब दम भरते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है, तो आए दिन हत्या हो रही है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक लगा दिया जाए, हर जिले में हो रहा है, राजधानी में हो रहा है। मगर इनका जीरो टॉलरेंस का दम भरना मुख्यमंत्री जी का नहीं बना रहा है। और कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, और किस तरीके से इनकी पुलिस मिली भगत से जो है लोगों को, अपराधियों को छोड़कर फेक अपराधियों को पकड़ ले रही है। दलित का मामला हो तो उसमें अभी एनसीआरबी में सबसे ज्यादा 15,000 से ज्यादा दलित उत्पीड़न का मामला हुआ है। आप सोचिए कि हमारे देश और प्रदेश में तो जज सुरक्षित नहीं है। कोर्ट में जो है अपराधी जज को धमकाया जा रहा है। मुरादाबाद की खबर देख लीजिए। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है कि हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस है, मगर जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं दिखा रहे। कस्टोडियल डेथ में बताइए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है कस्टोडियल डेथ में। बिल्कुल सर, मुझे खुद चिंता हो रही है। मुझे तो खुद चिंता हो रही है कि क्या चल रहा है प्रदेश में, या फिर क्या पहले चल रहा था। मतलब कानून व्यवस्था का तो ऑब्वियसली ये बड़ा फेलियर है, जैसे साल 2013 में हुआ था, अभी भी वैसे ही मेरे को लग रहा है कुछ स्थिति। अच्छा सगुन जी, आपने सही कहा। 2013 से और 2025 का एनसीआरबी आंकड़ा में लगातार इजाफा ही हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे तब भी कानून व्यवस्था का तो फेलियर था ही। लगा दिए, मगर अपराधियों को जरा भी लगाम नहीं लगता है। ये तो कह रहे हैं अपराधी प्रदेश छोड़ के चले गए, मगर हत्याओं की बाढ़ सी लगी हुई है प्रदेश में। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि जब मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे तब जैसे कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठे थे, अभी भी उठने चाहिए, लाजमी है। जब दंगे हुए थे तब जब कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठे थे, तो अभी भी लाजमी है उठना सवाल। देखिए, हम कह रहे हैं कि हरदोई में दंगे नहीं हुए। इनके विधायक इन्हीं पे आरोप लगाए थे, विधायक ने नहीं आरोप लगाया। कौन विधायक ऐसा है जो आरोप नहीं लगा रहा? विधायक थप्पड़ खा रहा है इनकी की सरकार में। मुख्यमंत्री के सजाती थप्पड़ मार रहे हैं इनके विधायकों को, और उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है। तो ये आप ना चाहिए। अभी आप जानती होंगी कि नेपाल का एक आदमी, मुख्यमंत्री का चहेता आदमी के आगे एक अपना दल के विधायक, इनके सहयोगी दल के विधायक सदन में रो रहे थे कि हमको बचाइए, हमारे जान का खतरा है। तो आप समझ सकती हैं, जब विधायक, इनके सहयोगी विधायक जब सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगा और कैसे सुरक्षित होगा, इससे आप अंदाजा लगाइए। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है, कोई सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में सगुन। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। यतीमा, जिस तरह से हमला हुआ, क्या किसी को अधिकार है अपनी विचारों को रखने का, या फिर अगर वो किसी धर्म से पहले बिलोंग करता हुआ हो, उसने वो अपना धर्म का रास्ता छोड़ा, उसके बाद वो बता रहा है कि भैया देखो हमारे धर्म में ऐसी ऐसी चीजें होती थी, कुछ कुरीतियां थी, उसमें निश्चित तौर पर बदलाव होनी चाहिए। जैसे मैं खुद की अगर बात करूं तो मेरे को अगर अपने धर्म में कोई चीज लगती है कि उसमें चेंजेस होने चाहिए, तो मैं अपनी बात रख सकती हूँ। शकुन जी, आपके धर्म में और इस्लाम में बहुत बड़ा अंतर है। हम सनातन के मानने वाले लगातार शास्त्र की परंपरा को फॉलो करते हैं, और हम लोग इनविटेशन देते हैं कि अगर कोई, और हम इनविटेशन नहीं देते,
हमने अपने अंदर की कुरीतियों पर जब भी किसी ने आक्षेप किया है पर, तो हमने उसको दुरुस्त करने का काम किया, उस कुरीति को खत्म करने के लिए बड़े आंदोलन किए हैं। नहीं यतीमा, मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर हमारी कोई कुरीतियां होती हैं तो हम उसको ठीक करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्म की बात होती है तो इस तरह की स्थिति हमें देखने को क्यों मिलती है? शकुन जी मैं वही बता रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सबको धैर्य से जी बोलिए। देखिए शकुन जी, एक मजहब है जिसका नाम है इस्लाम, जो ये कहता है कि हमारे से प्रश्न मत पूछो, हमारे को क्वेश्चन मार्क में मत खड़ा करो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम सर्टन से जुदा कर देंगे, और वो बिल्कुल करेक्ट है। वो ये मानकर चलते हैं कि सर्टन से जुदा करना हमारा मजहबी कायदा है, हमारे को ये सिखाया गया है। आप अगर हमारे विपरीत जाएंगे, अगर आपको हमारे मजहब की कोई बात पसंद नहीं है तो हम आपको कत्ल कर देंगे, इसमें क्या बात है? और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, अरे लॉ एंड ऑर्डर की आप लोग बात करते हैं, जो मुजफ्फरनगर दंगों में जिन्होंने ज्वाला की नहर पर खुला आजम खां के कहने पर गोलियां चलवा दी, जहां पुलिस को आदेश दिया गया कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप मरने दीजिए इन दो को, आप बता रहे लॉ एंड ऑर्डर, आपने ये अराजकता का माहौल बनाया क्योंकि आप लगातार संरक्षित करते रहे ऐसे लोगों को जो कट्टरपंथी थे। आपने पाला ऐसे लोगों को, और आपने अपनी राजनीति के लिए पाला ऐसे लोगों को। और सलीम जी, हम सबके साथ डिबेट्स में बैठे हैं, वो जो सवाल, उनकी भाषा बहुत सभ्य थी, वो सभ्य भाषा में से प्रश्न कर रहे थे, आपके पास जवाब नहीं था, इसलिए आपने गला रेत दिया उनका। आज वो जीवन और मृत्यु के बीच में खेल रहे हैं, और आप आज हमें ये बता रहे हैं क्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? राकेश जी बताइए, आप ही लोग पाल रहे थे, आप ही लोग फला फुला रहे थे उनको, और अब आप खुद सवाल कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर। दरअसल चेतना जी जो धार्मिक चोला की बात कर रही हैं, ये तो पिछड़ा दलित को शूद्र मानती हैं, उनको अधिकार नहीं देती हैं। ये आज बात कर रही हैं मुजफ्फरनगर की दंगों की। अरे आपको बात अगर धार्मिक बात कर रही हैं तो शंकराचार्य को स्नान करने से रोका जा रहा है। एक लीडर और सरकारी गुंडा जिसको कहा जाता है 21 से 21 से ज्यादा गिरने वाला व्यक्ति, शंकराचार्य का भी जिक्र नहीं हो तो बेहतर है। आपसे मुकदमा लगवा के एक शंकराचार्य जी को बदनाम करने की साजिश रच रही है, और आप बात कर रही हैं धर्म की। आप धर्म में क्या मानती हैं, आप बताइए हमें। जिस वस्त्र को पहन के आप जो है सरकार चला रहे हैं, आपकी मुखिया उसी वस्त्र पहन के नहीं, इस तरह से कैसे डिबेट करूंगी मैं? आप इनकी बात नहीं मत करिए। देखिए, शंकराचार्य का भी जिक्र ना हो तो बेहतर है। तो आपकी सरकार में क्या हुआ था, ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब क्या हुआ, ये भी किसी से नहीं छुपा है, तो बेहतर होगा आप वो मुद्दा भी बीच में मत लेकर आए। मेरा सवाल ये है कि अगर इस्लाम धर्म को लेकर कोई सवाल करता है तो आप लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति क्यों करते हैं? चलवाते हो, भारतीय जनता पार्टी का जवाब गोली चलवाते हो, रामचरितमानस चलवा देते हो, हमें सिखाओगे, हमें सिखाओगे तुम लोग नहीं ठीक से, तुम लोगों के संरक्षण में पलते हैं ये कट्टरपंथी, झूठे खबर और झूठे लोग हैं, सिर्फ नफरत फैलाने वाली कट्टरवाद है, इसी को कट्टरवाद कहा जाता है। जब भागीदारी देने की बात आती है, जब लोगों को अधिकार देने की बात आ जाती है, तब हम पिछड़े हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं। ठीक है राकेश जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास। डिबेट में सिर्फ आप नहीं है, डिबेट में सिर्फ आप नहीं है दिनेश जी। नहीं होते, वोट लेने के लिए हिंदू हैं। ये बताएगा हमें धर्म, इसकी औकात क्या है भाई? सगुन जी, असल में आपने फाजिल जी से और सपा के प्रवक्ताओं से आपने जब सवाल पूछा तो किसी के मुंह से एक बार इस कृत्य की निंदा नहीं की गई। मुझे अफसोस हो रहा है कि कम से कम इनको बैठकर इसकी निंदा करनी चाहिए थी। एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और सपा के नेता यहाँ बैठकर प्रवचन कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आती है। चश्मा लगा के बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के जिस तरह के कानून का राज है, आज योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे देशों में भी दंगा होता है तो लोग योगी आदित्यनाथ जी को याद करते हैं। ये सिर्फ मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं, ये मथुरा की बात भूल गए, रामवृक्ष यादव की बात भूल गए। ये इनके एक मंत्री पर FIR लाश था गायत्री प्रसाद प्रजापति पर। पुलिस अरे दिनेश जी, आपको तो पता ही नहीं है गायत्री प्रजापति के अलावा क्या हुआ। सेंगर ने पूरे बात करेंगे, खत्म कर दिया। जिनके राज्य में पुलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये बैठ के यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।
और इसीलिए आपकी दुर्गति हुई है, इसीलिए आपको ये दुर्गति हुई है। आप लोग कानून व्यवस्था को आपने रखेल बना दिया। आपके शासन काल में कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, बहन बेटियां कैसे यहाँ सुरक्षित थी, उत्तर प्रदेश जानता है। तो कृपया करके ज्ञान अपने पास रखिए। और समाजवादी पार्टी ने कुछ किया होता तो आज ये हंसना होता। आप लोग और एक बार भी आप में हिम्मत नहीं तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे ये सोच के बहुत दुख होता है कि आप लोग एक चश्मा लगा लेते हैं, आप लोग एक चश्मा लगाते हैं जहां पर भी आपको आपका वोट बैंक दिखता है। मैं सिर्फ आपकी बात यहां पर नहीं कर रही, मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रही हूं। जहां पर भी आपको दिखता है कि आपको यहां फायदा मिलेगा, इस धर्म में वो फायदा मिलेगा, आप लोग तुरंत अपना चश्मा बदल लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। आप लोगों को जिस बात की निंदा करनी चाहिए उसकी निंदा करनी चाहिए। आप कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे, मैं आपके साथ हूं, जो जहां पर गलत है मैं खड़ी हूं। लेकिन इस तरह से सिर्फ हिंदू मुसलमान, अगर मुसलमान भाइयों के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग उसके साथ स्टैंड लेंगे, हिंदू भाइयों के साथ हो रहा होगा तो आप स्टैंड लेंगे उसके साथ, ये बात भी होनी चाहिए। एक बार मैं मुस्लिम स्कॉलर का भी यहाँ पर रुख करूंगी। देखिए जिस तरह से पूरी स्थिति मेरे को यहाँ पर दिख रही है, अपराध का निंदा करता हूँ जी, जितने भी उत्तर प्रदेश में और देश में अपराध हो रहे हैं, मैं हर अपराध का निंदा करता हूँ और घोर निंदा करता हूँ। निंदा आप तब करते हैं जब आपको फायदा दिखता है वहां पर, राकेश जी। लेकिन नहीं, मैं आपके साथ लंबे समय से जुड़ती हुई आई हूँ। जहां पर आपको फायदा दिखता है आप वहां पर उसकी निंदा करते हैं, जहां आपको फायदा नहीं आप वहां पर उसकी निंदा बिल्कुल नहीं करते हैं। के ऊपर अंगुली उठाती है। बैठे हुए राकेश जी से पूछिए, राकेश जी की हिम्मत हो तो, राकेश जी की हिम्मत हो तो जरा एक शब्द इस्लाम के बारे में बता दे, कहें जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में बताते हैं, जिस तरह से उसकी कमियां बताते हैं, जरा एक टिप्पणी करें इस्लाम धर्म के बारे में। नहीं करेंगे। और समाजवादी पार्टी से सगुन की अपेक्षा करते हैं। अखिलेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी मस्जिद में चली गई थी, केवल राजनीति करने के लिए उनको लोग किस तरह की भाषा टोपी पहनकर राजनीति करने वाले व्यक्ति है भाई, टोपी पहनने धर्म का चोला आपको समझ नहीं करेगा। टोपी पहनकर राजनीति करने वाले व्यक्ति हो आप लोग। प्रधानमंत्री जी भी अरे टोपी पहनकर राजनीति करने वाले व्यक्ति। जी मैं फाजिल जी आ रही हूँ, क्या मतलब है? हम बता रहे हैं। कोई अगर टोपी ठीक है, सभी का एक बार ऑडियो डाउन कीजिए फाजिल जी, सभी का आप लोग एक बार ऑडियो डाउन कीजिए। फाजिल जी 30 सेकंड आपके पास। देखिए हम लोगों ने बलिया से लेके गाजियाबाद तक हुई सारी घटनाओं की निंदा किया आपने, और ऐसा नहीं है कि हम लोग निंदा नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी सिर्फ निंदा कर रही है, वो सरकार में है ना। और यति नाम ने कहा कि इस्लाम की तमाम बात कर दी। भगवान राम ने शंभुक ऋषि का वध इसीलिए कर दिया था ना कि वो दलित थे, दूसरा क्या कारण था? वो हमको सिखाएंगे इस्लाम के बारे में क्या है। शंभुक ऋषि का वध इसलिए कर दिया गया ना कि वो शूद्र समाज के थे, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर यादव जी की चुटिया काट के मूत्र विसर्जन किया गया, इसकी भी निंदा हम करते हैं। इसी ओबीसी यादव समाज के एक व्यक्ति की चुटिया काट के उनके ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया, हम लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। क्यों नहीं दिनेश सिंह उसकी निंदा कर रहे हैं? और एक चुटिया उखाड़ लिया गया उसकी भी निंदा कर रहे हैं। इतना जुल्म हो रहा है ओबीसी एससी एसटी पर, दलित को घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं करने दिया जा रहा है। दलित हत्या में अभी भाई दिनेश जी का नहीं बोल रहे हैं। यही पर दिक्कत है, ट्रैक कहीं और चला जाता है, दिक्कत यहीं पर है, ट्रैक कहीं और चला जाता है दिनेश जी। नहीं सर, दिक्कत यहीं पर है कि आप लोग ट्रैक सीधा उधर लेकर जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को फायदा दिखता है। ऐसे नहीं होगा सर, मेरे डिबेट में ये नहीं होगा। आप लोगों को जो फायदा होगा वो मुद्दा यहाँ पर नहीं उठेगा दिनेश जी। मुस्लिम स्कॉलर का क्या काम है? आप मुस्लिम स्कॉलर का क्या काम है? आप मुस्लिम स्कॉलर है, आप कहिए अगर कोई कमी है तो दूर करिए। नहीं आप कोई कुछ कह देगा तो आप उसकी हत्या करने पर उतारू हो जाएंगे। झोपड़ी जला दिया गया, उसमें 3 परिवार के आप उसकी हत्या करने पर उतारू हो जाएंगे, या इन हत्यारों के आप समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आप दलितों के ऊपर जो हत्याएं हो रही है दलितों की, उसकी निंदा कर रहे हैं आप। कोई हमदर्दी नहीं है इन लोगों को। मूत्र विसर्जन किया। अरे सर पता है प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सोल्यूशन नहीं बताएंगे, आप लोग एक रोड मैप नहीं देंगे। अगर आपको सरकार की कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत दिख रही है तो आप लोग बोलिए कि हाँ कानून व्यवस्था में दिक्कत है, ये सुधार हो सकते हैं। आप लोग वहां जाते हैं कि दलित भाइयों के साथ गलत हो रहा है, मुस्लिम भाइयों के साथ गलत हो रहा है। गलत सबके साथ होता है, कानून व्यवस्था सबके लिए एक बराबर होती है सर, हिंदू के लिए मुसलमान के लिए अलग अलग नहीं होती है। दिनेश जी फिर मैं यतीमा के पास जाऊंगी। राकेश जी आ रही हूं मैं आपके पास। दिनेश जी मैं बिल्कुल यही सगुन जी मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल ये आप हिंदू और मुसलमान के चश्मे से लोगों को देखते हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। आप बताइए उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की कोई योजनाएं हो जिसमें कोई भेदभाव किया जा रहा हो, जाति धर्म पंथ और मजहब के नाम से कोई भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन कोई मुद्दा तो है नहीं इनके पास।
हिंदू मुस्लिम में करेंगे, उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैंने कहा ना दलितों की कि अगर कोई कमी है तो आप कहिए कमी को, लेकिन आपने नहीं मूत्र विसर्जन किया, उसकी निंदा अगर की ये आप। व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है, फाजिल जी अपनी गाड़ी इस मुद्दे से आगे बढ़ाइए। आप उसको उसकी निंदा की है आप अभी भी कर इन दीजिए। आतंकवादियों अभी के कर आतंकवादी दीजिए। हैं जो ठीक है सर। फैलाना चाहते हैं, वो आतंकवादी लोग हैं, हैं। जिसमें और आप समुद्री आतंकवादियों के सीमा बंद कर समर्थन में दिया। समाजवादी वो पार्टी इसलिए आतंकवादी खड़ी है। जाएगी। जो ठीक है दिनेश, ठीक है, दूसरा मेरे को सबका फाइनल है। कमेंट लेना है, फाइनल कमेंट लेना है। बैंक की राजनीति में आप अंधे हो गए हैं। ठीक है अरे ठीक दलित यादव है, जी यतीम ने आपके चुटिया 30 काट के सेकंड। मूत्र विसर्जन किए, जरा उस पर निंदा कर दीजिए। अरे फाजिल जी हो गया, ठीक है, वो मुद्दा खत्म हो गया सर अब, ठीक है खत्म नहीं हुआ है। सर। अभी चर्चा किस पे हो रही है सर? नहीं खड़ा हुआ, फाजिल जी कोई समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। आप जैसे नहीं, ऑडियो डाउन कीजिए दोनों की। यतीम इस हालत के कोई नहीं। सलीम वास्तिक की इस हालत के दोषी फाजिल भी हैं और राकेश जी भी है। ये लोग कट्टरपंथियों के समर्थन में यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, इनको कोई दर्द नहीं है। और वास्तविकता तो ये है कि एक आवाज को बंद करने का प्रयास किया गया जो आवाज इस्लाम की बुराइयों को उधेड़ कर रख रही थी, लेकिन आवाज इतनी आसानी से बंद नहीं होगी। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ। नहीं, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर हाथ उन कट्टरपंथी सोच का है जो यहाँ पर आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।